हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज चलाया है और वो चल भी रहा है। लेकिन उसके सिलेक्शन के लिए आपका रिवीजन जरूरी है, तो हम लोगों ने रिवीजन सीरीज को भी कंटिन्यू रखा है। तो रिवीजन सीरीज का आज हम लोग पार्ट 12 करने वाले हैं और आज के रिवीजन सीरीज में हम लोग 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज के #23 और #24वें वीडियो के कंटेंट को बिल्कुल 20 से 25 मिनट के अंतर्गत कंप्लीट रिवाइज करवा देंगे। बस शुरू से लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी के नाम से आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते हैं, साथ ही साथ क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले इसी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास में हम लोग मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का पार्ट 2 को रिवाइज करने वाले हैं। जो भी बच्चे इसका बेसिक वीडियो देखे हैं वो बहुत अच्छा है, उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। जो बच्चे इसका बेसिक वीडियो नहीं भी देखे हैं उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर उतना कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें याद करने वाली हैं। तो चलिए हम लोग बिना कुछ देरी के इसके रिविजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जैविक खाद के फसल के लिए है। जैविक खाद धान के फसल के लिए है। देखिए, धान के खेत में सबसे ज़्यादा जैविक खाद जो उपयोग किया जाता है वो एजोला है। क्या है? एजोला, जो कि एक जलीय फर्न है। क्या है? जलीय फर्न। जल में इसको लगाया जाता है, जल में उगाया जाता है। ये आपके लिए सबसे अच्छा जैविक खाद होता है। किस फसल के लिए? धान फसल के लिए। आपने कभी धान देखा होगा तो धान की खेती करने में पानी खेत में हर समय रहता है और उस पानी में क्या किया जाता है? एजोला का बीज डाल दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है? एजोला पनप जाता है और इससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है एजोला, और इससे पौधों को मतलब अच्छा ज़्यादा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिल पाता है। इसलिए धान के फसल के लिए खास करके सबसे बेटर जैविक खाद एजोला को माना जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ किसान होते हैं जो कि एजोला को नहीं डालते हैं, तो उनके खेत में ये कजली जम जाता है, क्योंकि पानी तो हर समय धान के खेत में रहता है। जो किसान डाल देते हैं एजोला तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन जो नहीं डालते हैं उनके लिए ये प्राकृतिक रूप से वहां पे उग जाता है। वो क्या है? एल्गी यानी कजली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल कहते हैं। तो ये पूछ रहे नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। तो आपको बता दें कि ये जो खेत में ये जो नील हरित शैवाल है ये भी आपके लिए उपयोगी हो जाता है धान के फसल के लिए। तो अगर वो नहीं लगाते तो ये, लेकिन ये कम है बेनिफिट, जितना एजोला है उससे उतना ये नहीं होता है, लेकिन ये इसमें कोई मेहनत नहीं है। जैसे एजोला का बीज डालना पड़ता है, लेकिन इसका कोई बीज नहीं भी डाले तो ये फिर भी उगता है। तो नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी उर्वरक जैव उर्वरक है? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चावल के लिए, क्योंकि नील हरित शैवाल वहीं पे होता है जहाँ हर समय पानी हो। तो चावल के खेत में ही हर समय पानी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नीले हरे शैवाल जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं क्योंकि यह क्या कर सकते हैं? तो भैया जो नीले हरे शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं और उसी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और साइनोबैक्टीरिया का फीचर है कि वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में नाइट्रोजन तक इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन बना करके पौधे को दे सकता है। तो नीले हरे शैवाल जो है वो जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी मदद करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? भैया मृदा में यहाँ ऑप्शन के अनुसार आप नील हरित बैक्टीरिया का उपयोग कर सकते हैं। आप नील हरित बैक्टीरिया बोलिए, चाहे नील हरित शैवाल बोलिए, साइनो बैक्टीरिया बोलिए, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलिए, सारा चीज एक ही है। ठीक है, सबका नाम एक ही चीज का नाम इतने तरीके से लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो गोबर गैस प्लांट में मिथेनोजेंस नाम का जीवाणु प्रयुक्त होता है, यानी मिथेनोबैक्टीरियम। इसको हिंदी में बोले तो मिथेनोबैक्टीरियम, यानी और एक नाम होता है इसका मिथेनोबैक्टीरियम, या फिर आप बोले तो मिथेनोजेंस। और यही है जो कि कोई भी जानवर है उसके रूमेन में पाया जाता है। जो भी घास चरने वाले जानवर है उसके रूमेन में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो यही मिथेनोबैक्टीरियम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? जब उसके अंदर जो जीवाणु पाया जाता है वो मिथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है, तो प्रमुख घटक क्या होगा? मीथेन होगा।
होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बायोगैस उत्पादन की विधि है, जो बायोगैस उत्पादन होता है वो अवायवीय विधि से होता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो जो मिथेनोबैक्टीरियम है वो बायोगैस बनाता है। तो बायोगैस की जो उत्पादन की विधि है वो अवायवीय विधि है, यानी एनारोबिक है। एनारोबिक यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये चीज़ की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीटी कॉटन किसके प्रतिरोधी है? देखिए, जो बीटी कॉटन होते हैं वो स्पेशल कॉटन का ये जीएमओ है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। इसका जो बीटी कॉटन है वो किसका प्रतिरोधी होता है? तो भैया ये कीट के प्रतिरोधी होते हैं। किसके प्रतिरोधी होते हैं? कीट के प्रतिरोधी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केचुए द्वारा मृदा की उर्वरता की विधि को क्या कहते हैं? देखिए, वो केचुआ आपने देखा होगा कि खेत में कई सारे केचुए होते हैं, वो मिट्टी को काफ़ी ढीला कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। केचुए को ही किसान का मित्र कहा जाता है। तो केचुआ जो मिट्टी का उर्वरता बढ़ाता है उस विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग। एज्यूम कीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा वर्मी कंपोस्टिंग से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। और 4 स्टेटमेंट रहेंगे, उसमें से कोई एक स्टेटमेंट रहेगा कि वर्मी कंपोस्टिंग के तहत केचुए द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाई जाती है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है। बस आपको नॉलेज होना चाहिए, फिर क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के दे, आपको वहां पे माइंड लगा करके टिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। तो भैया मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं जैविक खाद। कौन होते हैं? जैविक खाद से ही मिट्टी को उपजाऊ ज़्यादा बनाया जाता है। इस देखिए, कीटनाशक से क्या होता है? कीटनाशक से पौधे का में कीट जो लग जाता है उसको नाशने के लिए दिया जाता है। फिर ये सब ईस्ट से कुछ नहीं होता है। आपको जैविक खाद ही है जो कि मिट्टी के उपजाऊ को बढ़ा सकता है, यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि गोबर, ये सब क्या हुआ, और जानवरों के मल पदार्थ, आपका मतलब जो भी हुआ मल मूत्र, ये सब क्या है? जैविक की कहते हैं खाद के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय फर्न जैव रसायन बेहद अच्छा है, उदाहरण है। तो जो जलीय फर्न है, आपको मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ही एजोला के बारे में बताया था। वही एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है जो कि जैव रसायन का एक बेहतर अच्छा उदाहरण है, जो कि धान के फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के योग्य जीवाणु है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण योग्य जीवाणु होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? जैसे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिगर में कि किस तरीके से राइजोबियम बैक्टीरिया, ये देखिए राइजोबियम बैक्टीरिया, ये क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया है। ये क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया नोड्यूल है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया नोड्यूल, वहाँ पे क्या है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर रहा है? नोड्यूल में बदल रहा है, और वो नोड्यूल से फिर वो पौधे में चला जाता है, जिस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं राइजोबियम को नाइट्रोजन स्थिरीकरण योग्य जीवाणु। समझ में आ रहा ना? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए योग्य जीवाणु राइजोबियम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइनोबैक्टीरिया है, ये जो साइनोबैक्टीरिया, कौन सा? साइनोबैक्टीरिया, टेक 1 सेकेंड। साइनोबैक्टीरिया है, क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। तो वो क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स होता है। इसको ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं? ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी शैवाल होता है वो एक ऑटोट्रॉप्स होता है। इसको ऑटोट्रॉप्स बोलने का बस कारण एक ही है, क्योंकि ये क्या कर सकता है? अपना खाना खुद से बना सकता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल ए के कारण ही कोई भी पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और जल की मदद से अपने खाने को तैयार कर सकता है, और ऑक्सीजन गैस भी छोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कवक एवं उच्च श्रेणी पादप के मूल बीज सहभागी संबंध को क्या कहते हैं? देखिए, किसके किसके बीच बोल रहा है? कवक और कोई पौधा का जड़, यही ना बोल रहा है। तो उच्च पादप के मूल, कोई भी पौधा के जड़, मूल यानी क्या होता है? जड़। कोई भी पौधा का, उच्च पौधा का जड़ और कवक के बीच के सहजीवी संबंध को हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोराइजा। दो सहजीवी संबंध आपको ध्यान रखने हैं। क्या? कोई भी उच्च पेड़, उसका जड़ और कवक के बीच के संबंध को हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। यही लाइकेन की बात आई तो लाइकेन कहते हैं शैवाल और की कहते हैं एल्गी और फंगी, यानी शैवाल और कोई भी कवक के बीच के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? शैवाल कवक के बीच के संबंध को हम लोग लाइकेन कहते हैं। फिर कवक और किसी उच्च पादप के मूल के बीच के संबंध को हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नॉन सिम्बायोटिक जैविक खाद है? देखिए, नॉन सिम्बायोटिक जैविक खाद उसको कहते हैं जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो। वो कौन सा होता है? एजोबैक्टर। क्या होता है? एजोबैक्टर। यदि आपको फिगर में दिख रहा होगा तो ये जो एजोबैक्टर क्या लिखा हुआ है? एजोबैक्टर, एजोबैक्टर क्रोकोअम। क्या है? एजोबैक्टर क्रोकम एक इंडिपेंडेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन मटेरियल है। वो क्या है? एक इंडिपेंडेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन मटेरियल है। इंडिपेंडेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन मटेरियल है। समझ में आ रहा है ना? तो राइजोबियम, ये जो एजोबैक्टर होता है वो इंडिपेंडेंट है, नॉन सिम्बायोटिक, इसी कारण से कहते हैं। तो एजोबैक्टर एक नॉन सिम्बायोटिक जैविक खाद के रूप में काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या कहते हैं #24 के वीडियो के कंटेंट को रिवाइज करते हैं। टेक 1 सेकेंड, मैं तुरंत स्लाइड लाता हूँ। चलिए, हमारे पास स्लाइड रेडी है। हम लोग आज जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत प्रक्रम यानी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का भी रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने रिवीजन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त सबसे सामान्य जीवाणु है। तो देखिए, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? तो कोई भी डीएनए यानी जीन है उसमें आप मैनिपुलेशन कीजिए, अपने मन के मुताबिक उसमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक सामान्य जीवाणु का उपयोग किया जाता है। जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी में सबसे ज़्यादा सामान्य जीवाणु है वो ई कोलाई बैक्टीरिया है। वो कौन सा है? ई कोलाई बैक्टीरियम, जो कि आपको दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार का होता है। तो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होने वाला सबसे सामान्य जीवाणु ई कोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? देखिए, बाहरी डीएनए को किसी मेजबान कोशिका में लाना है, जैसे कोई भी बाहरी डीएनए उसको हमको इस पौधा में डालना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हम लोग दो चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, या तो जीन गन का उपयोग करते हैं या तो माइक्रोपिपेट का उपयोग करते हैं। क्या? या तो जीन गन या तो माइक्रोपिपेट। तो आंसर हो जाएगा दोनों। क्या हो जाएगा? जीन गन या तो माइक्रोपिपेट का उपयोग करते हैं। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग करते हैं हम लोग? माइक्रोपिपेट एंड जीन गन का उपयोग करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। भैया, जो आपको याद, अगर बेसिक वीडियोस आपने देखे हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में मैं एक स्लाइड जोड़ा हूँ, उसको दिखाता हूँ पहले। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, टेक 1 सेकेंड। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो मॉलिक्यूलर सीजर के जैसा बिहेव करता है। मॉलिक्यूलर सीजर कहने का अर्थ हुआ कि आणविक कैंची। क्या? आणविक कैंची। एक क्वेश्चन ये बनेगा। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को एक और नाम बोला जाता है एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। क्या बोला जाता है? एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रख सकते हैं कि एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम किस तरीके से यूज होता है आणविक कैंची के रूप में। तो ये जो है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो किसके रूप में जाना जाता है? आणविक कैंची के रूप में जाना जाता है। और ये जो वर्क हो रहा है, डीएनए को काटने का काम हो रहा है, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा ही हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी को क्या कहा जाता है? देखिए, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक भी कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक को हम लोग पुनर्योगज डीएनए टेक्निक भी बोलते हैं। देखिए, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं? मान ली इस डीएनए का हमको ये पार्ट पसंद था, इस डीएनए का हमको ये पार्ट पसंद था। ठीक है, तो हम क्या करें, एक दूसरे को एक्सचेंज करके एक नया डीएनए तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए क्या है, एक तरीके से पुनर्योगज डीएनए टेक्निक, फिर से एक नया डीएनए बनाए। तो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी को क्या कहा जाता है? रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्निक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? जो कौन इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है भैया? तो देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको 3 याद रखने हैं। वो EcoR1, BAM-H1, HindIII। ठीक है, ये तीनों क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और कौन सा नहीं है? तो पेक्टिनेज एंजाइम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। ठीक है, जिसके अंतिम में एंजाइम लगा हुआ है वही एंजाइम नहीं है, और सब एंजाइम है। कौन सा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि क्या करे? डीएनए को काट सके। ठीक है, जीन को काट सके। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा नहीं है, तो वो पेक्टिनेज एंजाइम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
और एक बात बता दें कि आपको एक डीएनए का ना कोई भी हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है, किसी एक पोजीशन पे ही काट सकता है, वही पोजीशन मिलेगा तभी काटेगा और नहीं तो नहीं काट पाएगा। तो वो है उसका पोजीशन क्या, इको R1 का आपको ध्यान रखना है, GAATTC। क्या क्या है, GAATTC, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पीला जहाँ से किया हुआ है GAATTC, यही GAATTC को वो कट कर सकता है, कौन, इको R1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीएनए को देखने के लिए प्रयुक्त होता है, तो डीएनए देखिए ऐसे डायरेक्टली तो आपको दिखेगा नहीं, तो उसको हम लोग इथीडियम ब्रोमाइड में स्टेन करते हैं यानी कलर करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा आंसर, इथीडियम ब्रोमाइड। देखिए अगर डीएनए को देखना है तो आपको इथीडियम ब्रोमाइड में उसको डालना पड़ेगा, देन अल्ट्रा वायलेट रे उस पर डालना पड़ेगा, तब वो दिखेगा आपको। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे डालना पड़ेगा, इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करना पड़ेगा, तब वो किस कलर का दिखता है, ऑरेंज बैंड टाइप का। देखिए ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, तो ऑरेंज कलर का दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीएनए पॉलीमरेज किससे प्राप्त किया जाता है। देखिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है उसी को हम लोग टेक डीएनए पॉलीमरेज या फिर टेक पॉलीमरेज भी कहते हैं। ठीक है, फिर ये डिराइव होता है यानी बनाया जाता है थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से। किससे, थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से। और ये हीट स्टेबल होता है, हीट स्टेबल यानी हीट स्टेबल कहने का अर्थ हुआ कि अधिकतर टेम्परेचर यानी देख रहे हैं ना 72 डिग्री सेल्सियस पे भी ये कार्यरत होता है। समझ रहे हैं ना, हीट को ये मतलब क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पर ये वर्क सही तरीके से कर सकता है। तो डीएनए पॉलीमरेज किससे प्राप्त किया जाता है भैया, थर्मस एक्वेटिकस से। किससे प्राप्त किया जाता है, थर्मस एक्वेटिकस से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको T1 सॉरी यहाँ पे R1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, R1 होगा, इको R1 जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में CO का मतलब क्या है, जो बीच में CO है उसका मतलब क्या होता है, तो बीच में CO का मतलब होता है कोलाई। क्या होता है, कोलाई। ठीक है, तो इसमें ये शॉर्ट फॉर्म है इको R1, उसमें CO का मतलब कोलाई होता है, ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। TI प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है। देखिए अगर देखने में आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो आप लोग अपने फ़ोन के क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। ठीक है, 720 पे देखिए, थोड़ा सा 20 मिनट का क्लास होता है तभी आपको क्लियर दिख पाएगा, या तो 360 पे तो कम से कम देखना ही होगा। ठीक है, चलिए TI प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है। जो TI प्लाज्मिड है वो एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम। और एग्रोबैक्टीरियम का ही पूरा नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेनिफेसियंस। क्या है, बोलिए मेरे साथ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेनिफेसियंस नाम है। तो TI प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक 1 सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मिड के लिए सही है। ये देखिए जो प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरियल डीएनए है। ये क्या है, एक बैक्टीरियल डीएनए नहीं, बैक्टीरियल डीएनए में देखिए क्या होता है, ये जो कोई सेल है उसमें बैक्टीरियल डीएनए तो होता ही है, साथ ही कोई बैक्टीरिया है उसमें ही प्लाज्मिड पाया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए, कोई भी प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। ठीक है, उसमें बैक्टीरियल डीएनए अलग होता है और प्लाज्मिड अलग होता है। ये कहते हैं, ये क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है, सर्कुलर, देखिए गोल गोल है ना, ये सर्कुलर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, जीन स्थानांतरण में सर्वत्र उपयोग में लाया जाता है। ऐसा काम कीजिए, देख लिए कि यदि आपको कहीं से कहीं जाना है, मान लीजिए बिहार में आपका पटना है और यूपी में लखनऊ है, आपको लखनऊ से पटना आना है तो आप क्या करेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे। तो वही ट्रेन क्या है, आपके लिए एक बीच में परिवहन का साधन हुआ। उसी तरीके से ये प्लाज्मिड होता है। अगर किसी जीन को किसी में डालना है तो यही जीन है जो कि प्लाज्मिड है, वो सर्व मतलब उपयोग में लाया जाता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। ठीक है, यह जीन स्थानांतरण में सर्वत्र उपयोग में लाया जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनको नहीं समझ में आ रहा है इसके बेसिक वीडियो को एक बार जरूर देखिए, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। क्राइजीन बॉल कृमि के किस फसल में को बचाता है। ये देखिए क्राइजीन जो है ना बॉल कृमि के किस फसल को बचाता है, तो भैया कपास के पौधे को बचाता है। किसके पौधे को बचाता है, जो कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि क्राइजीन जो है वो कपास के पौधे को बचाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TDNA किस में पाया जाता है। देखिए TDNA TI प्लाज्मिड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, TI प्लाज्मिड। और TI प्लाज्मिड किससे निकाला गया है, तो TI प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम से निकाला गया है। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने वाली पहली प्रतिबंध एंजाइम का नाम क्या है। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी अनुवांशिकी अभियांत्रिकी
ठीक है। उस इस्तेमाल में प्रतिबंध एंजाइम को ही हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, इंग्लिश में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हिंदी में प्रतिबंध एंजाइम, यानी एंडोन्यूक्लियस यानी मॉलिक्यूलर सीजर आणविक कैंची का जो उपयोग किया गया था सबसे पहली बार जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो कौन सा था? इको R1 था। कौन सा था? इको R1। ये क्या है? एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में क्लोनिंग है तो किस संवाहक का उपयोग होता है? पौधे में क्लोनिंग हेतु देखिए, पौधे में यदि क्लोनिंग करना है तो दो संवाहक का उपयोग कर सकते हैं हम लोग, या तो PBR 322 का, ये भी एक वेक्टर के रूप में काम करता है, और TI प्लाज्मिड का, ये भी एक वेक्टर के रूप में काम करता है। तो PBR 322 और TI प्लाज्मिड ये दोनों है जो कि पौधे में क्लोनिंग के लिए संवाहक के रूप में काम करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका दोनों। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको एक चीज़ बताना है, एक सेकेंड। चलिए आप लोगों को बता दें कि जो भी बच्चे CUET का फॉर्म भरे हैं उनका क्लास 6 जून के बाद क्लास स्टार्ट होगा। 6 से 9 जून के बीच आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक वाले एग्जाम बच्चों का एग्जाम होगा। उसके बाद हम लोग CUET के क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आपके CUET के लिए इंग्लिश में कंटेंट रेडी कर दिया गया है, NCERT बेस्ड एक डिजिटल बुक बनाया गया है। उस डिजिटल बुक में चैप्टर वाइज MCQ हैं, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स के हैं, यहाँ इंग्लिश में हैं, और प्रिंटेड यानी टाइप्ड मटेरियल है। टाइप्ड यानी आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टाइप किया हुआ कंप्लीट बुक है, एक डिजिटल बुक के रूप में है। आपको 3 in 1 बुक, एक ही बुक में तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव मेनली है यहाँ पे तीनों सभी तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं, डायग्राम बेस्ड ऑब्जेक्टिव हैं। और यहाँ से फिर इसमें क्लास 11 12 दोनों है, लेकिन जो CUET वाले बच्चे हैं वो सिर्फ क्लास 12 को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी मेडिकल एंट्रांस का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट डिजिटल बुक होगा। काफ़ी मेहनत लगा है बनाने में, इसको रेडी करने में। तो जिन भी बच्चों को ये डिजिटल बुक चाहिए, ई बुक चाहिए, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं 10 बजे के बाद, दिन में 10 बजे के बाद, शाम में 5 बजे से पहले आप कॉल कीजिए, देन आपका रिसीव किया जाएगा, फिर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। इस कोर्स का प्राइस है मात्र 199 रुपीज़। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, जिनको भी लेना है वो कांटेक्ट करने के बाद आपको इसके पेमेंट के बारे में बता दिया जाएगा कैसे पेमेंट करना है। कई बच्चों ने लिया भी, फर्स्ट डे मैंने जब दिया था तो उनका रिव्यू भी अच्छा है। तो आपको यदि लेना है तो आप भी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। देन आप लोग से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेक्चर नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय। लास्ट तक, एग्जाम के लास्ट तक आप लोग दम लगा के पढ़ते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। ओके बाय।